हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जानेंगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या बदलाव ला सकती है, किसको किसको नियुक्त कर सकती है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास है। वो सब हम लोग को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों राष्ट्रपति के शक्तियों से, ठीक है। इससे पहले मैंने दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनको हटाया कैसे जाता है, भारत के संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता चुका हूं। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार जाके उस सबको देखिए, फिर इसको देखिए, ताकि आप लोग को सब कुछ इंडियन पॉलिटी के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग का है दोस्तों टॉपिक कौन सा है, भारत राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ, क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो ऐसे 7 प्रकार की शक्तियां हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति को दी गई है, राष्ट्रपति के पास है। वैसी 7 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां होती है दोस्तों राष्ट्रपति के पास, आइए जानते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहली होती है दोस्तों कार्यकारी शक्ति, उसके बाद होती है विधायिक शक्ति, उसके बाद वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, उसके बाद सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति, ठीक है। राजनीतिक और आपातकालीन शक्ति, ये कौन कौन सी शक्तियां हो गई दोस्तों, कार्यकारी शक्ति, विधायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति, ठीक है। ये 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। 7 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। कौन कौन सी शक्तियां, तो दोस्तों कार्यकारी शक्ति, विधायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। कभी भी से याद रखिए, कभी भी आइए हमारे पास आप, कभी भी, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है कभी भी, है ना, कभी भी आ जाइए आप, ठीक है। नया सेना लेकर के हम राज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कभी भी आ जाइए मेरे पास, नई सेना लेकर के हम हमेशा तैयार हैं। तो कभी भी से क से क्या हो गया, कार्यकारी शक्ति, वी से विधायिक शक्ति, वी से वित्तीय शक्ति, ठीक है। उसके बाद न्या से न्यायिक शक्ति और से सैन्य शक्ति और राज से राजनीतिक शक्ति। उसके बाद आपा से आपातकालीन शक्ति, है ना, राज आपा। किसी को राजपाट ज़्यादा मिल जाता है तो वो अपना आपा खो देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 7 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। अब आइए दोस्तों इन 7 शक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सा शक्ति क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है दोस्तों कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, इसके तहत देखिए दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है। भारत को चलाना किसी एक आदमी के बस के बात नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के बस के बात नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री के बस की बात है। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है दोस्तों भारत को चलाने के लिए, ठीक है। कार्यपालिका का अलग प्रोसेस होता है, न्यायपालिका का अलग प्रोसेस होता है दोस्तों, और विधायिका का अलग प्रोसेस होता है। सबका एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाता है और सबके लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो इसी का चर्चा है दोस्तों ये कार्यकारी शक्ति में। कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। ये नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, तो देश एक बहुत बड़ा देश है, संघीय ढांचा को चलाने के लिए बहुत से पदाधिकारियों की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अन्य हाईकोर्ट के जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, जो आईएएस आईपीएस वगैरह जितने भी होते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं और जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, तो भारत को चलाने के लिए ये सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए। वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन सा पैसा किस के हिसाब से बांटा जाएगा दोस्तों, इसके लिए भी एक गठन का आयोजन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन करते हैं, ये कौन, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सब की जितने भी नियुक्तियां करते हैं दोस्तों, तो कौन करते हैं, ये सब की राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मतलब देश राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी, देखिए राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो कार्यकारी शक्ति में आपको पता चल गया होगा। कार्यकारी शक्ति में क्या होता है दोस्तों, कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है। अब विभिन्न पदाधिकारियों में कौन कौन से हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उसके कैबिनेट मंत्री जितना भी होता है सबको से पद दिलाने का काम यही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्त भी यही करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए,
अटॉर्नी जनरल हो गए दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, वित्त आयोग के गठन, ये सबकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। दूसरी में क्या कहा गया है दोस्तों? विधायी शक्ति। ठीक है, अब विधायी शक्ति किसको कहा जाता है वो देखते हैं। देखिए, नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नियम कानून कि देश में कौन सा नियम किसके लिए लागू किया जाएगा, नियम कानून जो भी बनेगा तो ये संसद की सहायता लेकर के ये नियम कानून बनाएंगे कौन? राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? देखिए, संसद के सत्र को आहूत करते हैं, मतलब जितना भी संसद का सत्र होता है ना, 3 सत्र होता है, तो जितने भी सांसद होते हैं दोस्तों सबको बुलाने का काम करते हैं कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद सत्रावसान के भी मतलब बुलाते हैं, कुछ समझाते हैं, फिर सत्रावसान मतलब फिर अपने अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। मतलब आहूत का मतलब क्या करते हैं दोस्तों? ये बुलाते हैं। ठीक है, संसद के सत्र को बुलाते हैं, और ये सत्रावसान मतलब फिर भेज देते हैं। ठीक है, सत्रावसान मतलब भेज देते हैं। ठीक है, या फिर वापस कर देते हैं, बुलाते हैं। बजट वगैरह पास होता है, देखते हैं ना, तो वो सब राष्ट्रपति के सब कुछ देख रेख में होता है दोस्तों। तो संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को एक जगह संयुक्त बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा, इसको कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाते हैं ये राष्ट्रपति। उसके बाद कुछ भी दोस्तों संसद में अगर कुछ भी कानून लाया गया है तो वो तब तक कानून नहीं, वो विधेयक लाया जाता है। देखते हैं ना कि गृह मंत्रालय द्वारा या किसी भी मंत्रालय के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो वो तब तक, देखिए, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, दोनों जगह पास भी हो गया, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे दोस्तों, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। मतलब अल्टीमेटली कितनों भी हाथ पैर मार ले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उसके मंत्रिमंडल या मंत्री कुछ भी कर ले, विधेयक कितनों भी पारित कर ले, जब तक से राष्ट्रपति उस पर फुल मोहर अपना सिग्नेचर नहीं मारेगा तब तक वो बिल दोस्तों, वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा विधायी शक्ति के बारे में। नियम कानून बनाने से संबंधित है ये विधायी शक्ति। उसके बाद है दोस्तों वित्तीय शक्ति। ठीक है, वित्तीय मतलब वित्त से ही आपको पैसा कौड़ी के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। वित्त मतलब ही होता है पैसा कौड़ी से रिलेटेड होता है पैसा का। ठीक है, तो देखिए वित्तीय शक्ति में क्या है ये वित्तीय शक्ति? तो देखिए आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति का ये पावर होता है कि दोस्तों वो 500 करोड़ की राशि वो निकाल सकता है, आकस्मिक नीति से वो निकाल सकता है। इमरजेंसी नीति है ना, आकस्मिक मतलब क्या होता है? इमरजेंसी नीति मतलब अगर देश में कोई इमरजेंसी का पीरियड हो गया दोस्तों तो आकस्मिक नीति के तहत राष्ट्रपति 500 करोड़ रुपए की निकासी कर सकता है। लेकिन शेष जो भी धन निकाला जाता है दोस्तों वो संचित नीति के द्वारा निकाला जाता है, आकस्मिक नीति से। ठीक है, ये आकस्मिक नीति से निकाला जाएगा, आकस्मिक नीति। ठीक है, आकस्मिक नीति के तहत 500 करोड़ रुपया निकालेगा। देखिए वित्त शक्ति यही होती है। ठीक है, इसके तहत क्या होती है? आकस्मिक नीति। अगर देश में कोई इमरजेंसी लग गया है दोस्तों तो इसके तहत, ये आकस्मिक नीति के तहत ये राष्ट्रपति 500 करोड़ रुपए की निकासी कर सकता है। लेकिन अन्य जितने भी राशियां निकाली जाती हैं दोस्तों, राशि जो भी बांटी जाती है वो संचित नीति द्वारा निकाली जाती हैं, और ये निकाले जाएंगे बिना कोई भी संसद वगैरह जो भी पैसा निकालती है, जो भी राज्य सरकार को देती है और जो केंद्र सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए निकालती है, तो वो जितने भी धन निकाला जाता है दोस्तों वो संचित नीति से निकाला जाता है। लेकिन इमरजेंसी के केस में आकस्मिक नीति से निकालेंगे सिर्फ राष्ट्रपति। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए वित्त आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस लिए करते हैं दोस्तों? तो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स के बंटवारे को लेकर के वित्त आयोग का गठन करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, कि कौन सा, जैसे कि ये पेट्रोलियम पे टैक्स लगता है दोस्तों, कोयला पे टैक्स लगता है, सब चीज़ जितने भी टैक्स लगता है, तो कुछ ऐसे टैक्स है जो राज्य सरकार कलेक्ट करती है और कुछ ऐसे टैक्स है जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं कौन? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये। उसके बाद देखिए न्यायिक शक्ति क्या है दोस्तों? न्यायिक शक्ति न्यायालय द्वारा, देखिए कुछ भी अगर किसी को भी सजा मिल गया, किसी को फांसी की सजा मिल गया, उम्र कैद की सजा मिल गया, तो उसको राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि दोस्तों वो उसको माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यायिक शक्ति आपको पता चल गया कि अगर कोई भी कोर्ट आपको कुछ भी सज़ा दे दिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको फांसी की सज़ा दे दिया है या उम्र कैद की सज़ा दे दिया है, तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि उस सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। ठीक है, सज़ा माफ़ कर सकता है। ठीक है,
और ये सजा माफ करने की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? देखिए ये तो कहा गया है उसकी शक्तियां हैं ये, है ना, लेकिन सजा माफ करने के जो अनुच्छेद में कौन कौन प्रकार की शक्तियां हैं, कौन कौन सजा को माफ कर सकता है और किस किस तरह से माफ कर सकता है, उसकी चर्चा कितना में आर्टिकल 722 में है। इसके तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की चर्चा है दोस्तों। क्षमादान की कि किस किस तरह की क्षमा वो कर सकता है, कौन कौन से क्षमादान उसके पास करने का पावर है, ठीक है। और क्षमा करने के लिए वो किससे सबसे पहले परामर्श राय मशवरा करेंगे दोस्तों? सलाह किससे लेंगे? तो गृह मंत्रालय से सलाह लेंगे, ठीक है। गृह मंत्रालय से सलाह लेंगे, कैबिनेट से सलाह लेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यायिक शक्ति क्या कहता है दोस्तों? फिर से एक बार समझिए आप। अगर कोई भी न्यायालय, या तो वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, अगर आपको कुछ भी सज़ा दे दिया, उम्र कैद दे दिया, फांसी दे दिया, तो उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार या उस सज़ा को कम करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है दोस्तों। उस सज़ा का काट का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास भी ये पावर नहीं है दोस्तों, ओनली एंड ओनली राष्ट्रपति के पास, ठीक है। लेकिन ये सज़ा को माफ़ करेगा, उसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद बोलेगा तो वो आर्टिकल 72 में है, ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में कहा गया है दोस्तों, कौन कौन से प्रकार से वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। और इसके लिए सज़ा माफ़ करेगा दोस्तों, तो उसका भी एक प्रोसेस है। उसके लिए उसको किससे सलाह मशवरा करना पड़ता है? गृह मंत्रालय से सलाह करना पड़ता है। और 5 प्रकार से वो क्षमा कर सकता है दोस्तों। देखिए, एक तो हो गया क्षमा, देखिए क्षमा हो गया, एक हो गया लघुकरण, एक हो गया प्रतिहार, उसके बाद विराम और प्रतिलंबन। ये 5 प्रकार की 5 तरह से सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। ये क्षमा अगर बोलेंगे तो क्षमा किसको बोलेंगे? देखिए, अगर कोई भी अपराधी अपराध किया है तो उसको पूर्ण रूप से क्षमा कर देना, बाइज्जत बरी कर लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्षमा कहला जाता है, ठीक है। बाइज्जत बरी करा लेना ही क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। इसमें क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देता है, तो इसी को बोला जाता है क्षमा। बाइज्जत बरी कर दिया किसी को पूर्ण रूप से, कोई मर्डर ही क्यों ना किया हो, किसी का बंदूक से गोली ही क्यों ना मार दिया हो गया, अगर राष्ट्रपति इसको पूर्ण रूप से सजा को माफ कर देता है तो उसी को क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्षमा समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्ण रूप से माफ, ठीक है, पूर्ण रूप से माफ कर देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्षमा किसको बोला जाता है। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी भी सजा को माफ कर सकता है, ये क्षमा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों लघुकरण। लघुकरण में क्या कहा गया है दोस्तों? लघुकरण का मतलब क्या है? देखिए, इस लघुकरण में कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी सजा मिल गया तो उस सजा के प्रकृति को बदल देगा, लेकिन उसके समय को कम नहीं करेगा, ठीक है। उसके समय को कम नहीं करेगा। देखिए, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है। मतलब कुछ सजा मिला है तो उस सजा को दूसरा सजा में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन समय को वो कम नहीं कर सकता है, ठीक है। सजा के प्रकृति को बदल सकता है लेकिन समय को नहीं, ठीक है। प्रकृति बदल सकता है लेकिन इसमें क्या है? समय को नहीं बदल सकता है, समय को नहीं बदल सकता है। जैसे किसी को अगर फांसी की सजा दिया गया है दोस्तों, तो फांसी में भी मरना ही है, लेकिन उम्र कैद की सजा इसमें कर सकता है। ये थोड़ा सा कम कर देता है, मतलब कि प्रकृति बदली, वो तो मरना ही है, उसको जेल में। तो इसमें क्या करता है कि फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा कर सकता है लघुकरण में, ठीक है। 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल के 14 साल के कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। मतलब काल कोठरी, अंडमान निकोबार वाला, जैसे कि ऐसा में बहुत ज़्यादा कठोर किसी को सजा दी जाती है, तो उस सजा को कठोर को कम करके सरल किया जा सकता है। लेकिन क्या समय को घटाया जाएगा? नहीं घटाया जाएगा। जैसे 10 साल 15 साल के कठोर कारावास दे दिया जाता है, 14 साल का कठोर कारावास दे दिया जाता है, तो उसको सरल कारावास दे दिया जाएगा, ठीक है, सरल कारावास। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रतिहार में क्या कहा गया? तो प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन समय को क्या कर सकते हैं? समय को बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें समय को नहीं बदल सकते हैं, प्रकृति को बदल सकते हैं, लेकिन इसमें प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, समय को बदल सकते हैं, ठीक है। सजा के प्रकृति को इसमें बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। प्रतिहार में सजा के प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, मतलब जो सजा है वही सजा है, लेकिन इसमें समय को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास, 15 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास, इस तरह करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फांसी में यह लागू होगा क्या सर? क्या दोस्तों, फांसी में लागू होगा? ये नहीं होगा फांसी में, क्योंकि ऐसा थोड़ी किसी को कह सकते हैं कि ये हेवी मतलब फांसी को थोड़ा सा कम फांसी देंगे, कितना में फांसी देंगे तो लटक के मर ही जाएगा। लेकिन फांसी में ये प्रतिहार लागू नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों?
समय को कम कर देते हैं, ठीक है, समय को कम कर देते हैं। लेकिन प्रकृति को बदल सकते हैं क्या? नहीं कर बदल सकते हैं कि पूरा फांसी को थोड़ा सा फांसी दिया जाए, ऐसा किसी को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास कर सकते हैं, 14 साल के कठोर कारावास को 10 साल बना सकते हैं। इस तरह कम कर सकते हैं समय को, लेकिन फांसी को नहीं है, फांसी पे लागू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए विराम क्या कहता है दोस्तों, विराम में क्या कहा गया है, विराम की चर्चा में क्या चीज़ कहा गया है। देखिए विराम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं हो, या तो किसी लेडी को भी कारावास हो गया और वो प्रेग्नेंट हो, तो उस हिसाब में, उस अवस्था में, उस समय पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए इसके सजा पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, इसके सजा पर रोक लगा सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? विराम कहा जाता है। किसी कैदी को, किसी अगर कोई भी महिला कैदी अगर है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से कोई बीमार हो गया दोस्तों, किसी का हालत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो गया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सजा, उसके सजा पर रोक लगा सकती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? विराम बोला जाता है, विराम कहा जाता है, ठीक है, विराम। तो आपको ये 4 समझ में आ गया होगा। देखिए 5वां है प्रतिलंबन, ठीक है। प्रतिलंबन में क्या कहा गया है दोस्तों? अगर किसी कैदी को उम्र कैद की सजा हो गई या फांसी की सजा हो गई है, ठीक है, फांसी की सजा मिनिमम के मैक्सिमम केस में फांसी की सजा की बात कहा जाता है। अगर किसी कैदी को फांसी की सजा हो गया कि इतना दिन के बाद फांसी है, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि वो कोर्ट में अपील कर सके, मर्सी अपील, ठीक है, मर्सी अपील कर सके राष्ट्रपति से कि मेरे सजा को कुछ कम कर दिया जाए, ये फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, या तो फांसी को कुछ और कम कर दिया जाए। ये सब की चर्चा है, ताकि वो क्या कर सके, मर्सी अपील कर सकते कोर्ट में, ठीक है। मर्सी अपील मतलब क्या चाहिए दोस्तों? दया याचिका कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। या तो फिर राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिख सकते हैं कि मेरे जो भी राष्ट्रपति जी, मेरा जो फांसी है उसको आप उम्र कैद में बदल दीजिए। तो यही होता है दोस्तों प्रतिलंबन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्षमा में क्या है दोस्तों? पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया, पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। चाहे वो कितना बड़ा क्राइम क्यों ना किया गया, राष्ट्रपति अगर बोल दिया, लिख के दे दिया कि इसकी सजा को माफ कर दिया जाए, तो वो माफ हो जाएगा, ठीक है। लघुकरण में क्या कहा गया दोस्तों? इसमें सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं क्या? सजा की प्रकृति इसमें बदल सकते हैं, लेकिन समय को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, मतलब कि फांसी की सजा को आप बदल सकते हैं उम्र कैद में, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। 10 या साल, 14 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदल सकते हैं, ये लघुकरण में, ठीक है। लेकिन समय बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, ठीक है। 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास, 14 साल के कठोर कारावास को 14 साल के साधारण कारावास, 3 साल के कठोर कारावास को 3 साल के साधारण कारावास में ये सब बदल सकते हैं। प्रतिहार में सजा के प्रकृति को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय को इसमें हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 साल के कठोर कारावास मिला है, तो उसको 10 साल साधारण बना सकते हैं, 5 साल कठोर बना सकते हैं, ठीक है। प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर किसी को फांसी मिला है तो इसमें ये लागू नहीं होगा। विराम में क्या, किसी कैदी का तबीयत खराब है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस वजह से दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं? सजा को कुछ देर के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, या रोक करके, निलंबित नहीं बोल सकता, रोक करके रख सकता है। और प्रतिलंबन में क्या कहा गया दोस्तों? अगर किसी की फांसी की सजा हो गई है दोस्तों, तो कुछ समय के लिए उसकी सजा को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति, ताकि ये याचिका दायर कर सके दोस्तों, मर्सी अपील कर सके, दया याचिका दाखिल कर सके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। उसके बाद देखिए 5वां में क्या कहा गया है दोस्तों? सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति की चर्चा। इसमें क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है दोस्तों, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना, स्थल सेना और वायुसेना का, ठीक है। स्थल सेना का, जल सेना का और वायुसेना का कौन होता है दोस्तों? प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। स्थल सेना मतलब आर्मी का, जल सेना मतलब नेवी का, और वायुसेना मतलब एयरफोर्स का। तीनों का हेड कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कोई भी, अगर किसी भी देश से हम लोग का लड़ाई छिड़ गया दोस्तों, वार छिड़ गया है, तो युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। और युद्ध विराम की भी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही भी करेंगे। प्रधानमंत्री का कोई पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन सलाह पे करेंगे प्रधानमंत्री के ही, मंत्रिमंडल के ही सलाह पे करेंगे, ठीक है। आदेश देंगे यही राष्ट्रपति ही, लेकिन राष्ट्रपति को पीछे से कौन आदेश देगा? तो संसद देगा दोस्तों, प्रधानमंत्री देंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति। स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना के। उसके बाद 6ठा में क्या कहा गया दोस्तों? राजनीतिक शक्ति, ठीक है।
राजनीतिक शक्ति में क्या है दोस्तों, भारत के जितने भी राजदूत हैं, ठीक है, एम्बेसडर हैं, जो देखते हैं ना इंडियन एम्बेसी, हर जितने भी आप देश जाइएगा, दुनिया के जितने भी देश जाएंगे तो भारत का एक एम्बेसी बनाया जाता है दोस्तों, जहाँ पे राजदूत रहते हैं, भारत के राजदूत रहते हैं, जो वहाँ के सेवा के लिए रहते हैं, वहाँ भारत के नागरिकों की सेवा के लिए रहते हैं, और अपना एक एम्बेसी खोल करके बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ की पूरी जितनी भी जानकारी है तो वो अपने देश में देते हैं, ठीक है। तो भारत के देखिए इसमें क्या क्या गया, भारत के राजदूत को विदेश भेजने का अधिकार कौन रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं, ठीक है। और विदेशी राजदूतों को भारत में जगह देते हैं, इसका भी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो भारत के अपने देश के राजदूत को विदेश भेजते हैं और विदेशी राजदूत को फिर अपने देश में लेकर के आते हैं, तो उसकी अनुमति कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है, राजनीतिक शक्ति में। उसके बाद विदेश जाने वाले जितने भी मंत्री हैं दोस्तों, कैबिनेट में जितने भी मंत्री होंगे, संसद में जितने भी मंत्री होंगे, वो किससे अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये किससे अनुमति लेकर के जाएंगे, राष्ट्रपति से। बिना राष्ट्रपति का अनुमति लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे दिखाया जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए जितने भी मंत्री हैं, मंत्री के अलावा अगर सांसद किसी से कोई विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, विदेश दौरे पर जाना चाहते हैं, तो उनको लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी मंत्री को जाना है दोस्तों विदेश, तो वो किससे अनुमति लेकर के जाएंगे, राष्ट्रपति को लेकर के जाएंगे, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जाएंगे। लेकिन उनके अलावा अगर कोई सांसद को जाना है जो मंत्री नहीं है, उसको कोई विदेश दौरे पर जाना है दोस्तों, तो वो किससे सहमति लेंगे, किससे अनुमति लेंगे, तो वो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर के जाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। देखिए ये राजनीतिक शक्ति में भारत के राजदूत को विदेश भेजने का अधिकार यही देते हैं, उसके बाद अनुमति यही देते हैं, और विदेशी राजदूतों को भारत में आने का भी अनुमति राष्ट्रपति देते हैं। तो ये इसकी राजनीतिक शक्ति। देखिए आपातकालीन शक्ति की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद भाग 18 में है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक। तो हम लोग आपातकाल को उसमें चर्चा करेंगे, उसमें राष्ट्रपति को क्या क्या पावर मिला है उसको पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये आपातकाल के बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा, कैसे राष्ट्रपति शासन कोई भी राज्य में लग जाता है, कैसे आपातकाल लगता है, राज्य आपात कैसे लगता है, संघीय आपात कैसे लगता है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये सब की चर्चा है, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हो गई दोस्तों, कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति हो गई, न्यायिक शक्ति हो गई, राजनीतिक शक्ति हो गई, और आपातकालीन शक्ति हो गई। ये थी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू।